तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी स्टेट। स्टेट में अप टू 10 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या है? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड्स। और हायर वन वैक्सिस सॉलिड है। हायर वंस आर वैक्सिस सॉलिड्स। क्लियर? सेकंड, इसकी स्मेल यानी ऑर्डर। तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैव शार्प पंजेंट स्मेल। और बाकी में क्या होता है? रैंसिड बटर है। C4 to C9 तक एंड C4 to C9 have an order of rancid butter. rancid means सड़े हुए बटर जैसी स्मेल आती है। हायर मेंबर्स में कोई स्मेल नहीं होती है। हायर मेंबर्स हैव नो स्मेल। तो ऑर्डर से रिलेटेड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हाईली सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो उसके सारे सॉल्युबल हैं? जी नहीं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे मोलर वेट बढ़ते जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती जाती है। तो 10 कार्बन उसके आगे वाले क्या होते हैं? इनसॉल्युबल हैं। देयरफॉर कार्बन 10 ऑनवर्ड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पोलर हैं, तो अल्कोहल में, ईथर में भी सॉल्युबल है, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो आल्सो सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर आल्सो। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहां भी सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मोलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, हायर देन दोज ऑफ अल्कोहल हैविंग सिमिलर मोलर वेट। तो जैसे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उससे ज्यादा अल्कोहल का है, उससे ज्यादा कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? वो इसलिए कि डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। डाइमर तो जैसे RCOOH 1 मोल है, HOC डबल बॉन्ड OR ये दूसरा मोल है। तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरह से डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। तो इनमें डाइमर फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में जैसे फॉर्मिक एसिड ले ले, इसमें 1 कार्बन है,
तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 8 डिग्री सेल्सियस है। एसिटिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है। नंबर ऑफ कार्बन 1 या 2 कार्बन। 3 कार्बन वाला एसिड ले लें, C2H5COOH, इसका मेल्टिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन 4 कार्बन वाला एसिड ले लें, C3H7COOH, इसका कितना है 6 से 4 कार्बन वाला। तो इसमें एक थोड़ा सा रैंडम रिलेशन मिलता है। रैंडम रिलेशन कैसा हो गया कि जो इवन नंबर वाले एसिड हैं, इवन नंबर वाले एसिड में इस COOH ग्रुप और ये जो अल्काइल ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ज्यादा पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। लेकिन जो ऑड नंबर वाले होंगे तो ऑड नंबर वाले में दोनों ग्रुप सेम साइड होने से नॉट क्लोजली पैक्ड, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं। कंपेयर कर लें, जैसे 2 कार्बन और 3 कार्बन में देखिए, ये हमेशा एग्जैक्ट ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है, फिर भी ये ऑर्डर काफी मिलता है। तो यहाँ 2 कार्बन वाले का 17 है, 3 कार्बन वाले का 21 है। 21 से बढ़कर -21 से देखिए इवन नंबर में कितना हो गया, -6 हो गया है। ठीक, अब जैसे अभी तो इसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे। अगर मैं 5 कार्बन वाला ले लूं, C4H9COOH, तो इसका कितना है इसका कितना है -34 डिग्री सेल्सियस है। देखिए फिर से कम हो गया है, -6 से -34 हो गया है इसमें 5 कार्बन वाले में। ठीक है ना। अगर मैं 6 कार्बन वाला कंपाउंड ले लूं, C5H11COOH, तो इसका -4 डिग्री सेल्सियस है इस 6 कार्बन में। देखिए फिर से बढ़ गया है। तो मैं सभी में स्ट्रेट चेन लेकर के चल रहा हूँ, स्ट्रेट चेन लेकर के चल रहा हूँ। और ये हमें अच्छी तरह से मालूम कि जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो पैकिंग बढ़ेगी, पैकिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पैकिंग प्रॉपर होने लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ने लगती है, राइट। अब इसमें अगर मोलर वेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, मोलर वेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक छोटा सा एक रिलेशन देखें हम। बॉइलिंग पॉइंट मोलर वेट नहीं, सॉरी, सभी को कंपाउंड को हम कंपेयर कर लें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है। अगर लगभग हम सिमिलर मोलर मास ले लेते हैं, सिमिलर मोलर मास लेते हैं तो 1 डिग्री अमाइड का ज्यादा है, उससे कम किसका है 2 डिग्री अमाइड का, उससे भी कम किसका है 3 डिग्री अमाइड का। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी कम होती जाएगी। उससे कम एसिड का है, उससे कम किसका है साइनाइड का, साइनाइड से कम किसका है 1 डिग्री अल्कोहल का, और 1 डिग्री अल्कोहल से कम किसका है ईस्टर का, और ईस्टर से कम किसका होता है लगभग एसिड हैलाइड का, एसिड हैलाइड का। तो ये बात वही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की एबिलिटी पर एक चीज डिपेंड करती है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे कई जगह ये भी लिखा रहता है कि 8 कार्बन तक तो क्या है जनरली सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब जहां डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि ऑयल ले लें तो ऑयल क्या है, फैट्स हैं, ईस्टर है, ईस्टर है, ठीक है ना। तो उनमें ऑयल में कई ऑयल लिक्विड होते हैं और जो वेजिटेबल घी वो सॉलिड है। ऑयल लिक्विड है, वेजिटेबल घी सॉलिड है। ऑयल लिक्विड है क्यों, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्यों, क्योंकि उनमें अनसेचुरेशन है, ठीक है ना, अनसेचुरेशन, इसलिए ऐसा होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान देना, 10 कार्बन तक, 10 कार्बन तक इसका कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, तो नो रेगुलर ऑर्डर, नो रेगुलर ऑर्डर अप टू कार्बन 10। क्यों, यहां पर मैंने बता दिया कि इवन नंबर वाले का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऑड नंबर वाले का कम होता है, तो उसको वर्डिंग में अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट
melting point having even number of carbon atoms are higher than neighboring members having odd number of कार्बन एटम्स। रीजन क्या है? बिकॉज, जहां तक मुझे ध्यान है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप इन even member lie in opposite side of zigzag carbon chain. ठीक है ना? hence they fit better into crystal lattice, resulting in higher melting point. ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? अब हम आते हैं किस पर? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो स्ट्रक्चर देख लें। तो RCOOH, जिसमें से ये वाली एक लोन पेयर ईवी रेजोनेंस में जाती है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही मिलेगा। यहां ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बचेगी, एक प्लस चार्ज है। क्लियर? तो यहां जो कार्बन है, कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? ये वाले ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसके अराउंड बॉन्ड पेयर 2 हैं, एक ही लोन पेयर यहां पर बची हुई है, क्यों? एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में यूज हो रही है। तो यहां पर वापस से इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp2 होता है। कुछ लोग इसको sp3 कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इसमें चार्ज सेपरेशन है, तो ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखिए, ये स्टेबल नहीं है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर शो करता है। तो जब एसिडिक नेचर शो करता है तो एक्वस मीडियम में जब H+ को रिलीज कर देगा, तो रिलीज करने पर जो एक कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, यह है कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन में देखिए, यहां पर रेजोनेंस है। कैसा रेजोनेंस है? इधर चला गया, तो RCO- यहां डबल बॉन्ड हो, तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा उसमें दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो जैसे अगर हम यहां पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लें, कार्बन ऑक्सीजन की यहाँ X बॉन्ड लेंथ है, Y है, तो इस वाले में तो परमानेंट डबल बॉन्ड है, तो X की वैल्यू तो कम ही होगी। इसमें जो नेचुरल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, तो Y की वैल्यू बड़ी होगी, X की वैल्यू छोटी होगी। लेकिन अगर हम इसमें कंपेयर करें, जैसे हम एग्जांपल ले लें, अगर क्वेश्चन दे दें कि बताइए RCOONA में क्या होगा, तो वो तो आयनिक फॉर्म में होता है। तो यहां पर हम एक X ले लें, एक Y ले लें, तो यहां पर X और Y दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दोनों इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों पर ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्लियर?
जैसे ओवरलैपिंग भी अगर हम इसका देखें, ओवरलैपिंग से भी समझ सकते हैं। कार्बन के पास देखिए एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इससे अटैच हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इससे अटैच हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। अब इधर देखिए इस ऑक्सीजन के पास एक पी ऑर्बिटल, सपोज कीजिए इसके साथ इसने ओवरलैपिंग करके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर ली, यहाँ पर माइनस चार्ज है। ऐसा भी तो हो सकता है इस कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो और इसके पी ऑर्बिटल के साथ में लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर लें, तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड में हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों के ही पी ऑर्बिटल के साथ कार्बन का पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करता है। कैसे लेटरल ओवरलैपिंग करता है? इस वाले के साथ इधर भी लेटरल ओवरलैपिंग करता है और इधर भी करता है, इस वाले के साथ यहां भी करता है और यहां पर भी करता है। क्लियर? अब यहां पर जो हमने कार्बोक्सिलेट एनायन देखा है, तो कार्बोक्सिलेट एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा। तो जो इसका एसिडिक नेचर है, एसिड नेचर हम कैसे कंपेयर करेंगे? वैसे हम जीओसी में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो प्रोटॉन रिलीज करने पर एक कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू लिखेंगे, के की वैल्यू क्या होगी? कार्बोक्सिलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली एसिडिक नेचर यहाँ पर डिपेंड करेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पर, तो H प्लस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, राइट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फिर pKa। अब रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का एक ही मीनिंग है कि जो कार्बोक्सिलेट एनायन वो स्टेबल हो। H प्लस निकल जाने के बाद एक कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होना चाहिए, कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर मैं इसको एसिड कहूं तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो यहां पर फिर से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है डीलोकेलाइजेशन एंड डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डीलोकेलाइजेशन एंड डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो विथड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, राइट। और ये भी हम देख चुके थे जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट कैसा होता है? आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वापस से आप क्या करेंगे? जीओसी में जाकर इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां पर डिस्कस करना मतलब वापस से जीओसी स्टार्ट कर देना, तो ये चैप्टर अपना फिर लंबा टाइम ले लेगा, इसलिए यहां पर हम डिस्कस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट डिस्कस जरूर करना है कि एसिटिक एसिड कम एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बेंजोइक एसिड। वैसे हम कर चुके हैं कि पीएच यहां पर एक पीएच क्या करता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह यहां पर फिनाइल ग्रुप बिहेव करने लगता है, यानी माइनस आई की तरह यहां पर बिहेव करेगा, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है, एसिडिक नेचर। तो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन यहां पर लिख करके याद दिला रहा हूं कि आपने यहां पर क्या क्या पढ़ रखा था। दूसरा, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। यहां पर देखिए ये मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड से भी कम एसिडिक कौन? सक्सीनिक एसिड है।
तो जितने CH2 ग्रुप आप बढ़ाते जाएंगे एसिडिक नेचर उतना कम होता जाएगा। हाँ, इनकी पीके वैल्यू से भी हम इसको समझ सकते हैं। एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू ये होता है 4.71 और इसका पीके वैल्यू होता है कितना 4.17, वहां 7 यहाँ 17, इसका पीके वैल्यू है 3.77। तो पीके वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक, अगर इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिक नेचर एसिटिक एसिड से ज्यादा। अगर इसमें 2 विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें तो और ज्यादा एसिडिक नेचर हो गया, और अगर 3 अटैच कर दें तो और ज्यादा एसिडिक नेचर हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट को अगर हम कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका 223,200 इंटू 10⁻⁵ के की वैल्यू होती है, जबकि यहां पर कितने 5530 इंटू 10⁻⁵, देखिए कितनी कम है, जबकि यहां पर 136 इंटू 10⁻⁵ के की वैल्यू है। हम पढ़ चुके कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के। ओके, अगला ले लेते हम। अगर यहाँ फ्लोरीन अटैच है तो फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा होता है, उससे कम क्लोरीन का होता है, उससे कम ब्रोमीन का होता है, और उससे कम आयोडीन का इफेक्ट -I इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर माइनस नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर R इफेक्ट यहाँ काम ही नहीं करेगा, रेजोनेंस फ्लोरीन का उसके साथ में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसका ये ज्यादा है। चाहे तो हम इसकी के की वैल्यू देख ले, के की वैल्यू इसकी कितनी है 260 इंटू 10⁻⁵ है, जबकि यहाँ पर है 136 इंटू 10⁻⁵, राइट। ब्रोमीन के लिए 125 इंटू 10⁻⁵, आयोडीन के लिए 67 इंटू 10⁻⁵ होती है। तो एक टाइप से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, जैसे यहां पर फ्लोरीन अटैच है अल्फा पोजीशन पर, दूसरे में बीटा पोजीशन पर अटैच है, तीसरे में गामा पोजीशन पर अटैच है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाए उसकी -I की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH और CH3 CH2 COOH। अब इसमें ये वाला कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन sp है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा, राइट। तो अभी हम और डिस्कस इसको नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मालूम है, इसमें कई टाइप की रिएक्शंस होती है इन्वॉल्विंग प्रोटॉन। तो जैसे फर्स्ट ले लें हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रोटॉन यानी H+। तो फर्स्ट विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ये सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो जैसे रिएक्शन देखिए RCOOH प्लस सोडियम, तो ये बना लेगा RCOONA प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से RCOOH प्लस जिंक, तो इसके 2 मोल लेना पड़ेंगे क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है। तो RCOO होल ट्वाइस Zn प्लस H2, ये गैस बाहर निकल जाएगी, राइट। सेकेंड रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कली के साथ भी सॉल्ट ही फॉर्म करेगा।
सॉल्ट इज फॉर्म। अब सॉल्ट कैसे बनेगा वो देखिए, RCOOH प्लस NaOH टू फॉर्म RCOONA प्लस H2O। इसी तरीके से RCOOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये बनाएगा कैल्शियम सॉल्ट। और याद आ रहा हो कैल्शियम सॉल्ट को जब हमने ड्राई डिस्टिलेशन किया था तो अल्डिहाइड और कीटोन मिले थे। इन सॉल्ट को वापस से एसिडिफाई कर दीजिए तो फिर से हमें वही मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। RCOOH प्लस NH4OH, तो ये बना लेगा RCOONH4 प्लस H2O। तो ये अल्कली के साथ रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट है विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, CO2 रिलीज करते हैं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहलाती है। तो गिव्स ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2। तो ये रिएक्शन कौन कौन देते हैं, ये रिएक्शन कौन कौन देते हैं, गिवन बाय सल्फोनिक एसिड, वो भी काफी हाईली एसिडिक है। नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल नहीं देते, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। स्क्वेरिक एसिड, हालांकि उसमें एसिडिक ग्रुप नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये भी देता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी देते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टेस्ट देते हैं। अब इसमें देखिए, तो जैसे एसिटिक एसिड ले लें, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालिए, इस कार्बन को मैंने लेबल कर लिया है, तो मिलेगा CH3COONA, और जो CO2 निकलेगी वो बाइकार्बोनेट वाली निकलेगी, प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बन गया। कार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, प्लस सोडियम कार्बोनेट, वापस से भाई जो CO2 निकलेगी वो किससे निकलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 नहीं निकलती है, तो 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ये बात क्लियर हो गई। CO2 और H2O दोनों वाटर में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। बहुत ज्यादा CO2 तो कार्बोनिक एसिड बना लेगा, अदरवाइज CO2 इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट विथ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, जैसे गिग्नार्ट रिएजेंट, तो गिग्नार्ट रिएजेंट के साथ यहां पर हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अलग अलग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के साथ अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। तो RCOOH इसकी रिएक्शन हम गिग्नार्ट रिएजेंट के साथ कराएं तो ये सिर्फ यहां पर नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो बना लेगा हाइड्रोकार्बन, प्लस बन गया RCOOMgX। लेकिन अगर यही रिएक्शन RLi के साथ कराते हैं तो गिग्नार्ट रिएजेंट के टॉपिक को आप देखिएगा, तो पहले क्या मिलता है, पहले तो मिलता है R' H प्लस RCOOLi, लेकिन इसकी रिएक्शन आगे भी होती है। अब वो कैसे होती है वापस से याद दिला देता हूं एक बार, कि जो RCOOLi है, RCOOLi, तो ये R' काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ये आगे भी रिएक्शन कर लेता है, जबकि गिग्नार्ट इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है।
आर सी ओ माइनस, यहाँ एल आई प्लस, यहाँ पर आर डैश आ गया, ये ओ एल आई। इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस पर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ए बन जाता है प्लस एल आई ओ एच। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एक कीटोन बनता है, क्या कीटोन आगे रिएक्शन नहीं करेगा? अलग से कराइए, करेगा, लेकिन यहां तो आपने वाटर ही ऐड कर दिया, तो जो भी आर एल आई होगा वो अल्केन बना लेगा। तो ये तो प्रोटॉन से रिलेटेड रिएक्शंस थी। अब कुछ रिएक्शंस आपको ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करके तैयार नहीं करना है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, कौन कौन सी रिएक्शन है? नंबर फर्स्ट, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में देखिए, RCOOH प्लस HOR डैश, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, वाटर बाहर निकलता है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो RCOOR डैश बनता है। ठीक, इसे हम कहते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना है तो यहां पर थोड़ा सा एसिड, मिनरल एसिड जैसे H प्लस के प्रेजेंस में कराते हैं, राइट। अब रिएक्शन को अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है तो लीचेटेली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आप रिमूव करते जाइए। जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट यानी वाटर को रिमूव करते जाओगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती जाएगी, राइट है। तो अब यहां ध्यान देना, यहां पर OH ग्रुप है और यहां पर H है, तो क्या हमेशा ऐसा होता है? ऐसा जरूरी नहीं, डिपेंड करता है हिंड्रेंस पर और उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन को कंपेयर करिए, तो हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तो जैसे R3COH ले लें हम, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट स्लो होता है। R2CHOH थोड़ा सा रेट ज्यादा है, और RCH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसके साथ है? मिथाइल अल्कोहल के साथ। सिमिलरली ईस्टर में भी ऐसा है, R3CCOOH रेट स्लो, R2CHCOOH उससे ज्यादा RCH2COOH, और सबसे ज्यादा किसमें है? HCOOH में है, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो वैसे मैकेनिज्म कहां पर पढ़ रखी है? ये मैकेनिज्म हमने अल्कोहल में भी डिस्कस कर रखी है। अल्कोहल में भी ये एस्टेरिफिकेशन और एसिटाइलेशन दोनों चीजें आई थी। एक बार वापस से यहां पर देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। RCOOH, यहां पर 2 लोन पेयर है, यहां पर भी 2 लोन पेयर है, ठीक। अब जो एसिड है, एसिड में जो H प्लस है, H प्लस किस फॉर्म में मिलता है? वाटर से रिएक्शन करके डिजोल्व होकर के क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। तो इधर आया और ये वाटर यहां से बाहर निकल गया, स्टेप रिवर्सिबल है। तो RC डबल बॉन्ड OH और यहां पर OH, वाटर बाहर हो गया। अब इस पर अल्कोहल अटैक करेगा, इसको मैंने R' ले लिया। अल्कोहल अपने ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां चला गया, तो RCOH और यहां OH और यहां क्या बचा? OH प्लस और R, अल्कोहल ने अटैक किया है, राइट। आप क्या करिए, इस प्रोटॉन को आप बाहर निकालिए, इस प्रोटॉन को बाहर निकालिए, इस प्रोटॉन का कहां प्रोटोनेशन करा दीजिए? यहां प्रोटोनेशन करा दीजिए। तो ये बन गया RCOH, OH और H, पॉजिटिव चार्ज आ गया, AOR, क्लियर।
नेक्स्ट स्टेप में ये जब बॉन्ड यहां आएगा, ये बॉन्ड जब यहां आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, और यहां ओ आर। और नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड को यहां ले आइए तो H प्लस बाहर हो गया, तो यहां पर आर डैश लिया था ना हमने, हाँ आर डैश, ये भी आर डैश, तो ये ईस्टर तैयार हो गया। तो अब ईस्टर में देखिए ये जो ऑक्सीजन आया है, ये वाला अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, इसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, वो ऑक्सीजन यहां पर है, जबकि एसिड वाला जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल गया है, OH बाहर निकल गया है। इसको रेडियोएक्टिव ट्रेसर टेक्निक से भी या फिर उससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन इसी टाइप से होती है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है इजी रिएक्शन थी। एस्टरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट है विथ SOCl टू थायोनिल क्लोराइड एंड PCl5 एंड PCl3, इसके साथ ले लें। तो जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई थी, अगर याद आ रहा हो, तो RCl बना था प्लस SO2 गैस बनी थी प्लस HCl। सेम वे में यहां पर भी ऐसी ही रिएक्शन होती है, RCOOH प्लस SOCl2, तो यहां पर OH बाहर निकलेगा, Cl आ गया, SO2 प्लस HCl। एक रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर मैनर में हो रही है। PCl5 के साथ हमने रिएक्शन की थी तो बना था RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक वैसे ही RCOOH के साथ भी सेम मैनर में रिएक्शन होती है। PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। ROH की रिएक्शन जो PCl3 के साथ हुई थी 3 मोल लेकर के, तो बना था 3RCl प्लस H3PO3। सेम वे में यहां पर भी रिएक्शन करा दीजिए, 3 मोल ऑफ RCOOH प्लस PCl3 टू फॉर्म 3RCOCl प्लस H3PO3। ठीक, तो रिएक्शन में यहां पर नया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा का ही वैसा ही है जैसा उसमें पढ़ा था हमने, ठीक वैसा यहां पर भी है। इसकी चाहे तो यहां पर हम अलग से मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी देख लें इसकी मैकेनिज्म। यहां पर RC डबल बॉन्ड OOH, यहां ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, प्लस ClCl H डबल बॉन्ड O, तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां आ गया, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, और HCl Cl और O पर माइनस, राइट, O पर माइनस आ गया। जब ये वापस आएगा तो ये Cl माइनस बाहर हो गया, तो अभी बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, इस पर प्लस चार्ज, और S डबल बॉन्ड O और Cl लोन पेयर है। क्लियर। अब इसके बाद जो Cl माइनस बाहर निकला था वो Cl माइनस इस H प्लस को भी लेकर के जाएगा, अकेला थोड़ी रहेगा, हम साथ साथ हैं, तो H डबल बॉन्ड O और Cl, राइट, Cl। अब इस Cl जब इस पर अटैक करेगा तो ये कहां पर आ जाएगा बॉन्ड, यहां पर, तो RCOOCl प्लस
SO2 गैस बाहर निकल गई। ठीक, सिमिलरली PCl5 के साथ भी वैसी रिएक्शन होती है। तो जैसे हम वहां पर रिएक्शन देख चुके हैं, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। CH3COOH प्लस SOCl2 कंप्लीट करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, PHCOOH प्लस PCl5। नंबर 3, अगर किरल कार्बन है तो किरल कार्बन अफेक्ट ही नहीं होता है। जब अफेक्ट नहीं होता है तो उसमें क्या इन्वर्जन या कुछ होगा? ये किरल कार्बन है, ये अफेक्ट ही नहीं होगा। जो भी रिएक्शन होनी वो COOH पर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, COOH प्लस PCl5, बताइए क्या बनेगा? तो फर्स्ट में बन जाएगा CH3 COCl प्लस SO2 प्लस HCl। सेकेंड में PH COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। थर्ड में मिलेगा PH मिथाइल हाइड्रोजन और COCl प्लस SO2 प्लस HCl। और इसमें COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। राइट, ये प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। ठीक, अब अनहाइड्राइड कैसे बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, जैसे कि P4O10 या कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, इनके साथ हीट करिए, तो हीट करने पर इनमें से वाटर बाहर निकल जाता है और अनहाइड्राइड बनता है। दूसरी रिएक्शन ले लें, RCOONA प्लस RCOCl, एसिड हैलाइड और सॉल्ट के साथ आप डायरेक्ट हीट कर दीजिए, तो डायरेक्ट यहां पर अनहाइड्राइड मिल जाएगा प्लस NaCl। तो ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड अनहाइड्राइड नहीं बनाता है। फॉर्मिक एसिड डू नॉट फॉर्म अनहाइड्राइड, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इतना हाईली स्टेबल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड एंड नाइट्राइल। अमाइड में देखिए कितने स्टेप में रिएक्शन कैसे कैसे होती है। RCOOH की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए। सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, ये अमोनियम सॉल्ट। और जब अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है और बनता है अमाइड। ये बन गया अमाइड। ठीक, तो यहां CH3COOH ले लीजिए प्लस अमोनिया। अगर मैं इसको डायरेक्ट हीट कर दूं, साथ में हीट भी कर दूं, तो ये अमाइड बन गया, एस्टेमाइड। इस तरह से यहां पर बेंजोइक एसिड ले लें प्लस अमोनिया। आप इसको साथ में हीट भी कर दीजिए, तो ये बेंजामाइड बना लेगा, बन गया है। अब इसी में अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो फिर कैसे रिएक्शन कराएं उसको देखें। जैसे ही दिया हुआ थैलिक एसिड,
तो इसकी पहले तो 2 मोल अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, तो COO NH4 देखिए मैंने हीट नहीं किया है। अब इसको हीट किया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और डाइअमाइड बनेगा। CONH2 यहां भी आ गया, CONH2 यहां भी आ गया। और अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें, क्वेश्चन आ चुका है, तो अब इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है, फिर से वाटर नहीं सॉरी अमोनिया बाहर निकल जाता है, और क्या बनता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका यूज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में होता है, ये थैलेमाइड। जैसे थैलेमाइड बना वैसे सक्सिनामाइड भी बनता है, CH2 CH2 COOH और COOH। सेम वे में आप इसकी रिएक्शन कराइए। अब मैं डायरेक्ट हीट कर रहा हूं, तो CH2 CONH2 2 मोल वाटर के बाहर निकल गए, CH2 CONH2 ये बना। और इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो 1 मोल अमोनिया बाहर हो गया, तो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH, तो इसका नेम क्या है, सक्सिनामाइड। ठीक, तो एक इसके साथ रिएक्शन हो गई, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गई। लेकिन जो अमाइड है RC डबल बॉन्ड O NH2, इस अमाइड को आप P4O10 या P2O5 के साथ हीट कर दीजिए, तो इसका डिहाइड्रेशन होकर के साइनाइड बनता है। तो साइनाइड फॉर्मेशन की मेथड है। साइनाइड और भी तरीके से बनता है, जैसे अल्डिहाइड की रिएक्शन पहले हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओगे तो यहां पर हमें ऑक्सिजन मिलेगा। ऑक्सिजन को भी सेम वे में आप हीट कर दीजिए, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, RCN यानी साइनाइड मिल जाएगा। तो एक टाइप से साइनाइड की प्रिपरेशन है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, जिसमें CO ग्रुप यूज होता है। तो रिडक्शन में मालूम है कि निकेल हाइड्रोजन एसिड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, तो RCOOH को अल्कोहल में कौन कौन रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता है, या डाइबोरेन B2H6 ले लीजिए, वो भी यही काम करता है। डाइबोरेन को हम अलग से पढ़ लेंगे, इसको अलग से देखेंगे। या हाइड्रोजन और रूथेनियम ले लीजिए, तो ये भी यही काम करता है। तो यहाँ हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है, इसकी हम मैकेनिज्म खूब कई बार कर चुके हैं। हाँ, एक और है रिएजेंट यहाँ पर, अगर कॉपर ऑक्साइड और Cr2O3 के साथ हाइड्रोजन गैस पास करें तब भी यही 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डबल बॉन्ड OH, बताइए H2SO4 के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जल्दी से जल्दी आप प्रोडक्ट बनाते चलिए। COOH सोडियम बाइकार्बोनेट, H+OH2O ये बना, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यहां बना B। फोर्थ नंबर PHCOOH, PHCOOH इसकी रिएक्शन R-MgBr के साथ कराई,
तो क्या मिलेगा? CH3COOH अमोनिया के साथ पहले हीट किया, फिर P2O5 के साथ हीट किया, तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट LiAlH4 के साथ रिएक्शन हुई, फिर PCC के साथ रिएक्शन हुई, क्या मिला? बताइए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्योंकि आपको मालूम है। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ का OH ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए H, ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर बनेगा, साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक। अब सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। OH या C डबल बॉन्ड O माइनस Na तो बनेगा, लेकिन एक्चुअल में होना क्या, उसके बनने के पहले ही क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। मजा नहीं आया क्वेश्चन में, एक काम करो इसको चेंज करो, यहाँ पे H2SO4 लगाओ। राइट, अब मजा आएगा। तो H2SO4 के साथ क्या बना लेगा ये, देखिए यहाँ COOH या OH है, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एस्टेरिफिकेशन होगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड और राइट। अब ठीक है, या CN का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस पर ये COOH आ जाएगा और यहाँ पर ये बना लेगा COONA प्लस CO2 प्लस H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिगनाट के साथ बना लेगा RSH प्लस PH COO MgBr। ओके, यहां पर क्या बनाएगा, CH3CONH2, और जब P2O5 के साथ हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, ये बना लेगा साइनाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन पर ये बनाएगा अल्कोहल, और PCC 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी, एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगी। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में कौन कौन सी रिएक्शन है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, RCOOH को में से CO2 को बाहर निकाल दीजिए, RH बना दीजिए, ये डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, ये वाला पहला वाला कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराएं, क्यों? क्योंकि हम अल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। ये सोडा लाइम जो 3:1 के रेशो में होता है, तो आप वहां से इसको रिवाइज करेंगे तो बन जाता RH प्लस CO2, ठीक है ना। एक्चुअल में CO2 और NOH मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, राइट। अब यहां पर जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट याद दिला देता हूं शॉर्ट में, इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन। तो जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा होगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं ड्यूमा मेथड, इसको हम बोलते हैं ड्यूमा मेथड। तो ड्यूमा मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मेथड हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस शॉर्ट में एक काम करते हैं, शॉर्ट में एक लाइन में इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म एक लाइन में होती कैसे है। तो यहां देखिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, जब इस पर बेस अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, तो इस पर माइनस आ गया, और यहां माइनस, यहां CH3 और यहां क्या है OH, करेक्ट। अब आगे देखिएगा, इसमें ए वाला जब इधर आएगा तो ये CH3 माइनस बाहर हो गया,
ये इसकी RDS है, कार्बेनाइन बन गया, प्लस क्या बना HCO3 माइनस, राइट, क्लियर। अब ये जो कार्बेनाइन बना हुआ है, कार्बेनाइन क्या करेगा, एक प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेकर के CH4 बना लेगा, ठीक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने वहां भी डिस्कस किए हैं अल्केन में। जैसे क्वेश्चन दिया है, कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन विथ NaOH एंड CO। ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है एसिटिक एसिड, सेकंड आईपीसी में आप इसका दे सकते हो, थर्ड मेलोनिक एसिड, और फोर्थ ए वाला। तो जो थर्ड नंबर का है उसको तो आप डायरेक्ट हीट कर दी तो डायरेक्ट हीटिंग पर ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमें कार्बेनाइन बनाना है, तो कौन सा कार्बेनाइन बने, कार्बेनाइन बनाते जाइए, स्टेबिलिटी आप देखते जाइए। तो फर्स्ट में कार्बेनाइन बनाइए CH3COO माइनस, इधर आया, इधर आया, तो क्या ये जो कार्बेनाइन बना वो स्टेबल है, ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए यहां पर कुछ भी विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है। दूसरा ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COO माइनस, इधर आया, इधर आ गया, CO2 बाहर निकल गया। तो क्या एक कार्बेनाइन स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेबल है। थर्ड वाले कंपाउंड पर आ जाएं, मेलोनिक एसिड, तो इसमें देखिए बेस के प्रेजेंस में ही बनाएगा, इधर आया, इधर आ गया, देखिए क्या स्टेबल है, HO C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये भी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। फोर्थ नंबर का कंपाउंड NO2, यहां पर भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी NO2 है, C डबल बॉन्ड और O माइनस, इधर आया, ये आ गया इधर, तो क्या बना NO2 है माइनस, प्लस CO2, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों, विड्रॉइंग इफेक्ट यहां बहुत ज्यादा है। तो बताइए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फिर किसका ज्यादा होगा, तो जो फोर्थ कंपाउंड है उसका ज्यादा होगा, थर्ड कंपाउंड का कम, उससे कम सेकंड का, उससे भी कम फर्स्ट का, तो ये हमारा आंसर हो गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा किसके साथ, NaOH के साथ डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग पर, एक्शन ऑफ हीट। फर्स्ट है जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप जुड़े हुए हों, तो इसको हीट करेंगे तो यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, एक CO2 बाहर निकल गया तो बन गया CH3COOH। कितना इजी लग रहा है। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म देखिए, CH2
C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक, ये वाला बॉन्ड दूसरा कलर ले लेता हूं। तो अरे तो ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा? इधर, राइट। ये बॉन्ड आएगा इधर। जब ये बॉन्ड इधर आएगा, इसको OH को यहां बना लो और C डबल बॉन्ड को यहां रहने दो, तो ये आ जाएगा इधर। तो यहां पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां पर एक बॉन्ड है, दूसरा आ रहा है, और यहां पर कोई चेंज नहीं। यहां पर एक बॉन्ड है, दूसरा ब्रेक हो रहा है, और यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है। तो ये तो है बॉन्ड ब्रोकन। ये बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म, और ये नहीं 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 नहीं, बॉन्ड ब्रोकन है, तो बॉन्ड ब्रोकन, और ये क्या है? बॉन्ड फॉर्म। फाइनली हुआ क्या? ट्रांजिशन स्टेट भी पूछ लेते, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है। तो अब आप ट्रांजिशन स्टेट में जाए, डायरेक्ट यहां से देखेंगे तो यहां CH2 और कार्बन कार्बन, CH2 और C के बीच में आ गया एक डबल बॉन्ड, करेक्ट। यहां एक OH और यहां पर एक OH और CO2 बाहर निकल गया। ये क्या बना? इनॉल। अब इसमें होता है टॉटोमराइजेशन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करेंगे? प्रोडक्ट दे देंगे, बोलेंगे इसमें बीच बीच में क्या होता है। नहीं, एटनॉल ट्रांजिशन स्टेट, क्या इसमें टॉटोमराइजेशन होता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा ये। ठीक, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन। CH3 CH C डबल OH C डबल OH, इसको हीट करने पर CO2 बाहर निकाल दीजिए, तो CH3 CH2 C डबल OH, ये प्रोडक्ट बन गया है, राइट। और एक CO2 बाहर निकल गया है। और देखिए C डबल OH और यहां पर भी C डबल OH, तो इसमें सिर्फ CO2 बाहर निकाल दीजिए, C डबल OH प्लस CO2। बोलो सर इसमें है क्या? बहुत इजी है। ठीक है, इजी है। तो अब देखिए, ये मिथाइल ग्रुप है, दो C डबल OH ग्रुप हैं। अब बताइए हीटिंग पर क्या होगा? हीटिंग पर अब यहां पर दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। मिथाइल ग्रुप तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है डैश वाला CO2 बाहर निकल जाए तो वेज वाला C डबल OH बचे। हो सकता है वेज वाला CO2 बाहर निकल जाए तो डैश वाला C डबल OH बचे। तो दोनों में रिलेशन क्या है? बोथ आर डाई स्टीरियोमर। तो यहां पर हीटिंग पर दो मिलेंगे। ठीक, अब जेम नहीं अगर तो बाकी में देखें हम, अगर जेम नहीं है तो फिर क्या होगा? अलग अलग कार्बन पर अगर C डबल OH ग्रुप अटैच है, ये अलग अलग कार्बन पर, तो इसको आप हीट करिए। तो हीट करने पर सिंपली इसमें वाटर बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, ना कि डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या बना? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O, सक्सिनिक अनहाइड्राइड, राइट। कोई बात नहीं, एक और इसमें CH2 अटैच कर लें, एक और अटैच कर लिया है, C डबल OH और यहां पर C डबल OH। फिर से वही कहानी, वाटर बाहर निकल जाएगा। जब ऐसा ही होना है तो बार बार ज्यादा क्वेश्चन हम करें तो क्यों करें? थोड़ा कंट्रोल करो, अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ज्यादा हो गए क्या? 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल ज्यादा हो गए हैं। डबल बॉन्ड और O, ये बन गया, राइट। अब अगर इससे एक ज्यादा और
CH2 हमने बढ़ा लिया, CH2 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 COOH। अभी देखिए डीकार्बोक्सिलेशन उन दोनों में नहीं हुआ। अब इसको हीट किया तो पहले तो होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हुआ तो अब कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? चलो मेंबर्ड को छोड़े डायरेक्ट देखें, CH2 C डबल बॉन्ड O, आप काउंट कर लें, CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ये तो 7 मेंबर्ड रिंग है और 7 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो फिर इसको हीट करने पर इसमें से CO2 बाहर निकल जाता है, तो फर्दर CO2 बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। करेक्ट। एक CH2 और इसमें अटैच कर दीजिए, CH2 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 COOH CH2 COOH, हीट करिए। पहले तो वाटर बाहर निकला, कितने मेंबर्ड रिंग मिलेगी? 8 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। हमें मालूम है कि 8 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं है, C डबल बॉन्ड O और O, 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग इज नॉट स्टेबल। अब आप इसको हीट करेंगे तब CO2 बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया तो 6 मेंबर्ड रिंग वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके आगे और ले लें, CH2 कितने हैं? 6 टाइम्स, तो COOH CO2 बाहर निकलने के बाद भी स्टेबल नहीं होता है, तो फिर इसमें क्या होता है? अंडरगोज टू पॉलीमराइजेशन। ठीक इस टाइप से होता है। अगर हम साइक्लिक ले लें, यहां ध्यान दीजिए, साइक्लिक ले लें, जैसे ये ले लिया, तो दोनों COOH ग्रुप कहां पर अटैच होने चाहिए? अगर हमें डिहाइड्रेशन भी कराना है तो सिन पोजीशन पर होने चाहिए। अगर ट्रांस पोजीशन पर हुए तो फिर रिएक्शन नहीं होती है। जैसे इसी में अगर एंटी पोजीशन ले लें, ये एंटी पोजीशन ले ली, COOH, अब आप इसको हीट करिए, नो, कुछ भी नहीं। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड को आप हीट करिए, एडजेसेंट पोजीशन पर है, हीट करेंगे तो इसमें से वाटर बाहर निकल गया और थैलिक अनहाइड्राइड बना। ये थैलिक अनहाइड्राइड नाम लिख लीजिएगा, PHTHALIC, थैलिक अनहाइड्राइड पूरा लिख लीजिएगा। लेकिन अगर ये अलग अलग है, मतलब मेटा पोजीशन पर है, तो फिर हीटिंग पर वाटर बाहर नहीं निकलता है, ना ही पैरा पोजीशन वाले का वाटर बाहर निकलता है। तो अगर याद हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था एक मैलेइक एसिड होता है, एक फ्यूमेरिक एसिड होता है। ये कौन सा एसिड है? मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड को अगर हम हीट करें तो हीट करने पर इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और वाटर बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? मैलेइक अनहाइड्राइड, मैलेइक अनहाइड्राइड। लेकिन अगर फ्यूमेरिक एसिड ले लें, HCOOH और COOH, तो इसमें अपोजिट है, तो हीटिंग पर इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया, राइट। अब आते हैं हम किसमें? बीटा कीटो एसिड में। कुछ और ले लेते हैं कंपाउंड। देखिए, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर प्रेजेंट हो तो इसको हीट करने पर प्रोडक्ट क्या मिलता है? फिर अभी हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। CO2 बाहर निकल जाता है, या फिर NO2 अटैच हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, विड्रॉइंग ग्रुप है, CO2 बाहर निकल जाता है। अराइल ग्रुप अटैच हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, CO2 बाहर निकल जाता है। बीटा कीटो एसिड हो, बीटा कीटो, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये अल्फा और ये बीटा, ये कहलाता है बीटा कीटो, बीटा कीटो एसिड।
इसको हीट करिए तो डबल बॉन्ड हो और H CO2 बाहर हो जाता है। ट्राई हेलो हो, ट्राई हेलो, इसको हीट करिए तो CH3H ये बन जाता है। अगर डबल बॉन्ड हो COOH हीट करने पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ आ जाती है? यहां आ जाती है। कैसे? अभी हम बात करते हैं। राइट, अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन लिया, बीटा कीटो एसिड ले रहा हूं RCO CH2 COOH, इसको हीट किया तो मिला RCO CH3 प्लस CO2। अब मैकेनिज्म कैसे होती है? ये मैकेनिज्म होती थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर O और यहां पर H। राइट, अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, तो ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये वाला आएगा इधर, क्या बनेगा? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये मिलेगी यहां पर, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। RC, एक बॉन्ड यहां पर फिक्स है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड यहां बन रहा है, ये वाला ब्रेक हो रहा है, और एक है, एक बन रहा है, यहां कोई चेंज नहीं, यहां पर एक है और एक फॉर्म हो रहा है, और यहां पर एक ब्रेक हो रहा है। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बन जाती है। ठीक, अब फाइनली हुआ क्या यहां पर? फाइनली हुआ क्या यहां पर? देखिए RC, यहां पर तो आ गया OH क्योंकि इस C डबल बॉन्ड ने H पर अटैक किया, यहां पर आ गया CH2, तो इसमें कराइए टॉटोमराइजेशन, तो टॉटोमराइजेशन पर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आ गई होगी। ठीक, अब क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, देखिए कीटो पोजीशन पर है कि नहीं है? बिल्कुल कीटो पोजीशन पर है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर कीटो है कि नहीं है? बिल्कुल है, अल्फा और बीटा। हीट करने पर इसमें CO2 बाहर निकाल दीजिए, ये बन गया। ठीक, और देखिए और थोड़े से भयानक से लगने वाले क्वेश्चन ले लें। COOH 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 और COOH काफी भयानक लग रहे हैं। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा COOH है, तो पहले तो एक एक CO2 बाहर निकलेगा, मतलब 2 CO2 बाहर निकल गए, 2 CO2 बाहर निकले। अब कौन सी कंडीशन बीटा कीटो एसिड की है? बीटा कीटो एसिड की है तो पहले एक CO2 बाहर निकलेगा, ये बना। ठीक, कंटिन्यू हम हीट करते ही जा रहे हैं, हीटिंग चली रही है, तो फिर से एक CO2 बाहर निकला, ये बना। ओके, ये बात समझ में आ गई। अगला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हुआ है। पहले कराया ओजोन लिसिस, कौन सा? ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस कराया, तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस कराओगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा COOH, और साथ में इसको हीट किया तो क्या मिलेगा? तो हीटिंग पर अब आप समझ गए हैं, डायरेक्ट बन जाएगा, यानी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CO OET। ठीक, अगर सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस किया तो मालूम यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा H, तो क्या बना? CH3 CH2 CO
और CH2COOH। अब कौन सा बन गया, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है। इसको हीट कर दीजिए, मालूम है CO2 बाहर निकल गया और प्रोडक्ट बना CH3, CH2, CO और CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। यानी आपका हाइड्रोलिसिस भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अलग अलग तरीके से बता दिए हैं कि कैसे आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और ले लें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2COOH, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए, यहां कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दिक्कत कहां होने वाली है वो बता देता हूं। अगर मैं यहां पर लेबलिंग कर दूं तो फिर क्या होगा, तो उसको देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो इसमें देखिएगा, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर मिलेगी। ठीक, तो C डबल बॉन्ड O और ए बॉन्ड H, ए डॉटेड CH2 और ये यहां पर एक डॉटेड CH और CH2 और यहां डॉटेड, ए वाला भी डॉटेड। तो स्टार यहां पर है। अभी तो ओरिजिनल कंपाउंड, यहीं से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए तो प्रोडक्ट बन जाएगा। CO2 बाहर निकल गया। अब H कहां पर आया और डबल बॉन्ड कहां पर आया। देखिए डबल बॉन्ड आ गया कहां पर, डबल बॉन्ड कहां पर आया, ये तो हो गया आपका CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 ने स्टार वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, COOH ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2COOH। अब मुझे बताइए इसको हीट करने पर क्या होगा। CO2 बाहर निकले, 2 ब्यूटीन बनेगा कि 1 ब्यूटीन, बोलिए। अगर आपने डायरेक्ट CO2 बाहर निकाल दिया तो जूल पर सेकंड लग जाएगी। क्या बनेगा, CH3CH2 साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये होगा तो ये आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, यहां तक ये क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा डीकार्बोक्सिलेशन। बची हुई प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।